हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बेसिकली वो ये है कि माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहाँ पर लाइफ के दूसरे फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरसेस यहाँ पे मैग्नीफाई करके शो किया गया है पिक्चर्स में। ये ए नंबर में बैक्टीरिया का कॉलोनी शो किया गया है और बी में फंगल कॉलोनी। पहला जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमें पता है इसका कॉमन एग्जांपल है कर्ड से कर्ड जो फॉर्म होता है मिल्क से, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, लैक्टोबैसिलस और दूसरे जिन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, लैब। ये मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, विटामिन B12 को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि जो डो फूड बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डोसा और इडली, वो बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है। जो ब्रेड बनाने के लिए डो यूज़ होता है वो एक यीस्ट से फर्मेंट होकर बनता है, जिसे बेकर्स यीस्ट बोला जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। टॉडी के बारे में हमने समझा। चीज़ जो फॉर्म होता है जिसमें जो लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं स्विस चीज़ के, वो लार्ज अमाउंट में CO2 के प्रोडक्शन से होते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है इसका नाम है। रॉकफोर्ड चीज़ के बारे में भी हमने समझा। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का था माइक्रोब्स का क्या रोल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। हमने सबसे पहले ये जाना कि बेवरेजेस में क्या रोल है। बेवरेजेस में वही सेम जो बेकर्स यीस्ट ब्रेड बनाने में यूज़ हो रहा था, वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, और इसे यहाँ ब्रूअर्स यीस्ट बोलेंगे, ये फॉर्म यूज़ हो रहा है बेवरेजेस के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। जो वाइन और बियर होता है वो बिना डिस्टिलेशन के प्रोसेस से फॉर्म होता है, बाकी रेस्ट डिस्टिलेशन के प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने समझा। जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, ये पहला एंटीबायोटिक था, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे, उन्होंने एक मोल्ड को ग्रो करते हुए ऑब्जर्व किया अनवॉश्ड कल्चर में, जो क्योंकि वो ग्रो हो रहा था वहाँ पर स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो वो मोल्ड जो था वो पेनिसिलियम नोटेटम का था, इसीलिए उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। आगे जाके इसके इफ़ेक्टिवनेस को अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने बताया, इसलिए तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया 1945 में। एंटीबायोटिक शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 के अमेरिकन सोल्जर्स के वाउंड्स के लिए यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद हमने ये जाना कि पेनिसिलिन जो है वो आगे जाके इम्प्रूव करके उसने डेडली डिजीज़ेस को भी क्योर करने की कैपेसिटी आ गई, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ और एक्सेट्रा यहाँ पर जो गिवन है। फिर हमने जाना पे कि माइक्रोब्स का रोल केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कैसे है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो एसिड प्रोड्यूसर्स हैं कौन से एसिड्स के, इसके मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी आ चुके हैं नीट एग्ज़ाम में, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यीस्ट के बारे में, उसके कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है इथेनॉल के, ये सब हमने जाना। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, वो एक क्लॉट बस्टर होता है जो हार्ट अटैक कॉज करता है ना पेशेंट्स में इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके लिए पेशेंट्स को दिया जाता है क्लॉट बस्टर की तरह। फिर हमने साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में समझा, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। ये प्रोड्यूस होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। स्टैटिन्स के बारे में हमने समझा, जो यीस्ट मोनस्कस परप्यूरस से फॉर्म होता है, जो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के को इनहिबिट करता है। जो आज बेसिकली टॉपिक हमें पढ़ना है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है वो बेसिकली आज हम लोग समझेंगे। जो लार्ज क्वांटिटीज़ में वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता है हर रोज़ सिटीज़ और टाउन से। जो मेजर कंपोनेंट है वेस्ट वाटर का वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है। ह्यूमन का एक्सक्रीटा सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है वेस्ट वाटर का। जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसे सीवेज बोला जाता है, जिसमें बहुत से ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में सीवेज और अर्बन वेस्ट है ये डिस्पोज कैसे किया जाता है डेली। ये डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज़ में नहीं डिस्चार्ज किया जा सकता, जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में डायरेक्टली इसको नहीं डाला जा सकता। डिस्पोजल से पहले जो ये सीवेजेस हैं उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs में ट्रीट किया जाता है, जिससे ये कम पॉल्यूटिंग हो जाते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का, ये हीट्रोट्रॉफिक माइक्रोब से नेचुरली होता है जो सीवेज में ही प्रेजेंट होते हैं। ये 2 स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो पहला स्टेज है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में बेसिकली फ़िज़िकल रिमूवल होता है बड़े और छोटे पार्टिकल्स का सीवेज से। प्रोसेस क्या क्या होता है, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन, ये स्टेजेस में रिमूव होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रीज होते हैं उन्हें सीक्वेंशियल फ़िल्टर करके रिमूव किया जाता है। जो नीचे ग्रिट बचा है, जो सॉइल और छोटे पेबल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है। जितने भी सॉलिड्स हैं वो प्राइमरी स्लज का फॉर्म करके सेटल हो जाएंगे, प्राइमरी स्लज फॉर्म करके नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे सॉलिड्स, और जो सुपरनेटेंट फॉर्म्स हैं वो इफ्लुएंट बन जाएगा। अब इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक में लेकर जाया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट, जब सेडिमेंटेशन के बाद नीचे जो सॉलिड इकट्ठा हो गया उसे प्राइमरी स्लज बोलेंगे, और ऊपर की तरफ जो रेस्ट बचा वो इफ्लुएंट है। तो अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो इफ्लुएंट बचा है उसे पास किया जाता है लार्ज एरेशन टैंक्स में। फिगर 8.6 में नज़र आ रहा होगा, ये जो टैंक्स नज़र आ रहे हैं इनमें पास किया जाता है इन इन्फ्लुएंट्स को, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली एगिटेट किया जाता है मैकेनिकली और एयर को उसमें पंप किया जाता है। इसकी वजह से यूज़फुल एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं फ्लॉक्स में, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structures। फ्लॉक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया जो फंगल फिलामेंट्स के साथ होते हैं वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लगते हैं बहुत ज़्यादा मास में, उन्हें फ्लॉक्स बोला जाता है। वो ग्रो करने लग जाते हैं जब एयर पंप किया जाता है। तो जब ये ग्रो करते हैं तो जो माइक्रोब्स हैं वो मेजर पार्ट ऑर्गेनिक मैटर, इन इफ्लुएंट में जो मेजर ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट प्रेजेंट होगा उसे वो कंज्यूम कर लेंगे, जिसकी वजह से BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाएगा इफ्लुएंट का। BOD क्या होता है उसे समझते। BOD होता है ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि कंज्यूम होना है अगर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में, वो बैक्टीरिया अगर ऑक्सीडाइज कर ले, तो बैक्टीरिया अगर ऑक्सीडाइज कर ले जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में, जिससे उसके बाद जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो जो सीवेज वाटर है वो ट्रीट किया जाता है जब तक BOD रिड्यूस ना हो जाए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब तक कम ना हो जाए तब तक सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है। जब BOD टेस्ट का मेजर होता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, वाटर के सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेट चेक किया जाता है ऑक्सीजन के अपटेक का। तो इनडायरेक्टली जो BOD है वो मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर को जो वाटर में प्रेजेंट है। जितना BOD ज़्यादा होगा वेस्ट वाटर का उतना ज़्यादा वो पोल्यूटिंग हो जाएगा, उसका उतना ज़्यादा वो वाटर पोल्यूटेड रहेगा। जब BOD सीवेज का या वेस्ट वाटर का रिड्यूस हो जाता है तो इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में, जहाँ पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेडिमेंट होने के लिए अलाउ किए गए थे, वहाँ पास कर दिया जाता है। अब इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है और एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है इनोकुलम की तरह। अब जो रिमेनिंग मेजर पार्ट है स्लज का उसे पंप किया जाता है बड़े टैंक्स में, जिन्हें कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स।
जहाँ पर दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करेंगे वो डाइजेस्ट कर लेंगे बैक्टीरिया और फंजी को जो स्लज में प्रेजेंट है। डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरियाज है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं डाइजेशन के दौरान। तो ये जो गैसेस हैं वो बायोगैस फॉर्म कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, एज इट इज़ इनफ्लेमेबल है लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ हो सकता है। अब जो इफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है नेचुरल बॉडीज़ में, जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स। यहाँ फिगर 8.7 में एरियल व्यू है सीवेज प्लांट का, नज़र आ रहा होगा आपको। तो जो माइक्रोब्स हैं वो ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऐसा प्रैक्टिस किया जा रहा है मोर देन अ सेंचुरी। जितने भी वर्ल्ड में पार्ट्स हैं उसमें लगभग ये प्रोसेस किया ही जा रहा है। कोई ऐसा मैन मेड टेक्नोलॉजी अब तक आया ही नहीं है जो ये माइक्रोबियल ट्रीटमेंट जो सीवेज का है उसके बढ़कर हो जाए। जो इंक्रीज अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से लार्जर क्वांटिटीज़ में सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो इतने मौजूद नहीं है कि ये ट्रीटमेंट कर सके इतने लार्ज क्वांटिटीज़ में। जो अनट्रीटेड सीवेज होते हैं उन्हें फिर डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है डायरेक्टली रिवर्स में, जिससे पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उन्होंने इनिशिएट किया एक एक्ट जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ये जो प्लान्स थे वो सेव करने के लिए थे, जो ये मेजर रिवर्स है हमारे कंट्री में उसको पॉल्यूशन से सेव करने के लिए इन प्लान्स को लाया गया, इनिशिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। इन प्लान्स के अंडर ये प्रपोज किया गया कि एक लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर्म किया जाएगा जो इन्हीं रिवर्स में जो सीवेज डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जाता है उन्हें ही सिर्फ ट्रीट करेगा। और ये जो विज़िट टू अ सीवेज प्लांट कोई भी नियर बाय प्लेस में ये सिचुएट हो सकता है। यहाँ पर हमने जो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में समझा है वो है सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो इसमें सबसे पहले था प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमने जो फिज़िकली रिमूवल किया पार्टिकल्स का फिल्टरेशन से, सेडिमेंटेशन से, वो इन्वॉल्व था। फिर आया सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, जिसमें कि जो इफ्लुएंट फॉर्म हुआ था प्राइमरी ट्रीटमेंट की वजह से उसे पास कर दिया जाता है बड़े एरेशन टैंक्स में। फिर वहाँ पर माइक्रोब्स उन्हें उसमें एयर तब तक पंप किया जाता है जिससे कि माइक्रोब्स फॉर्म होने लगे और वो फ्लॉक्स बना ले वहाँ पर। और ये माइक्रोब्स जो हैं ऑर्गेनिक मैटर को, इफ्लुएंट के ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर ले, कंज्यूम कर ले, जिसकी वजह से BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए इफ्लुएंट का। BOD का डायरेक्टली मतलब यही है, BOD ज़्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी। वेस्ट वाटर है, जितना ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर, जितना कम BOD उतना कम पॉल्यूटेड। तो जब तक BOD कम नहीं हो जाता तब तक उसे ट्रीट किया ही जाता है। उसके बाद BOD कम होने के बाद सेडिमेंट करने के लिए डाल दिया जाता है सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स को, और यहाँ पर ये सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। इसमें से थोड़ा सा अमाउंट ले लिया जाता है और इनोकुलम की तरह फिर उसको एरेशन टैंक में पंप बैक किया जाता है, और जो रिमेनिंग ज़्यादा पार्ट है वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में चला जाते हैं, जहाँ पर और भी टाइप के बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं स्लज के बैक्टीरियाज को। और उस टाइम ये डाइजेशन के दौरान वो बायोगैस रिलीज़ करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ हो सकते हैं। सो यही बेसिकली था इस टॉपिक में। आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल
Like the video and share with your friends. And also don't forget to attend the tests. टेस्ट्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट का लिंक व्हाट्सअप चैनल पर मिलता है, व्हाट्सअप का लिंक इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में प्रेजेंट है। सो मेक श्योर यू जॉइन इट नाउ। थैंक यू वेरी मच।